बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद अज़मी हुसैन एंड आई एम योर मैथ टीचर। आप लोगों का आज जो टॉपिक है वो सेट्स में सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इनके नोटेशंस के बारे में आपको याद होना चाहिए। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका पहला लिखा हुआ है, इसके अंदर इसका नोटेशन जो है वो होता है n, और ये नंबर 1 से शुरू होते हैं जो कि तरतीब से सीक्वेंस वाइज चलते चले जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह। अब ये जो डॉट्स है इसका मतलब ये है कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। एंडिंग पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर्स का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो सेट है वो है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है और ये नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये भी बिल्कुल उसी तरह सीक्वेंस वाइज चलते चले जाते हैं, इनका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अब व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर? तो जस्ट 1। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। अब बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स की। तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं और प्लस माइनस के साइन के साथ चलते चले जाते हैं, मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3। बेसिकली ये नंबर ऐसे होते हैं कि ये प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। जब आपको प्लस में दिया जाएगा तो पॉजिटिव इंटीजर लिख के दिया जाएगा और जब माइनस में दिया जाएगा तो आपको नेगेटिव इंटीजर लिख के दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर का जो नोटेशन होता है वो होता है P, ठीक है। अब ये वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होते। जस्ट लाइक 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ये वो नंबर लिखे गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल से ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नहीं होते। इसके बाद आपके पास लिखा गया है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑड नंबर्स का जो नोटेशन है वो है O, और ये वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, जस्ट लाइक 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब ओड नंबर और प्राइम नंबर में ज़्यादातर हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। अगर हम प्राइम नंबर में देखें तो 7 के बाद 11 आ रहा है, 9 मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे 9 मौजूद है। 9 यहाँ पे 3 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है और अपने ही टेबल से भी डिवाइड होता है, इसलिए प्राइम नंबर और ओड नंबर बोथ आर डिफरेंट। इसके बाद आपके पास लास्ट है सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर को E से डिनोट किया जाता है और ये वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, जस्ट लाइक 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। अब जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ बोथ टेबलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग। अच्छा, सेट्स को लिखने के 3 तरीके होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, बिल्डर फॉर्म में होता है, टेबलर फॉर्म में होता है। अब जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है वो स्टेटमेंट की शक्ल में होती है, जैसा कि आपको सवाल में दिया गया है। अगर टेबलर फॉर्म की बात करें तो टेबलर जो होती है वो नंबर्स में होती है या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD में होती है। या फिर बिल्डर फॉर्म की बात करें तो बिल्डर फॉर्म जो है वो आपकी सिंबलिक फॉर्म होती है, सिंबल्स में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबलर फॉर्म को सॉल्व करते हैं। तो टेबलर फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आपने कर्ली ब्रैकेट बनाना है। उसके बाद आप देखें कि लिखा क्या आपके पास सवाल में, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़े और 6 से लेस देन 6, 6 से छोटे, 2 से बड़े और 6 से छोटे। तो 2 से बड़ा क्या आपके पास 3 4 5, 3 4 5, मतलब आपने 2 से बड़ा लिखना है। तो 2 से बड़ा आपके पास 3 आ गया, फिर 4 एंड फिर 5, 6 से छोटे, तो 3 4 5 ये आपके नंबर हो गए। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने कौन सी फॉर्म बनानी है? आपने बिल्डर फॉर्म बनानी है। आप टेबलर बना चुके हैं तो बिल्डर फॉर्म के लिए आप इस तरह से x लिखेंगे जिसे पढ़ा जाता है ऑल नंबर ऑफ x। स्लैश के साइन को पढ़ते हैं सच डेट, उसके बाद लिखते हैं x। तो पढ़ते हैं हम ऑल नंबर ऑफ x सच डेट x, ये एन नुमा साइन कहलाता है बिलोंग टू। अब ये बिलोंग टू का मतलब है कि ये किस सेट से ताल्लुक़ रखता है? तो ये ताल्लुक़ रखता है पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स का जो सिंबल है, नोटेशन है, वो है Z। आपको बताया गया था कि अगर इंटीजर नंबर पॉजिटिव में हो तो पॉजिटिव लिख के दिया जाता है, नेगेटिव में हो तो नेगेटिव। अब सिंबल्स में आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। ऑल नंबर ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर
देन उसके बाद आप स्पेस देके x लिखेंगे, ठीक है। अब आपने बनाना है ग्रेटर देन 2, तो 2 ग्रेटर देन और लेस देन 6, तो लेस देन 6 कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। पूरा पढ़ने के तरीक़ेकार इसका कुछ यूँ होगा, ऑल नंबर ऑफ x सच डेट x बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर देन x ग्रेटर देन 2 लेस देन 6। ये इस तरह से इसको पूरा पढ़ा जाता है। ये आपकी आ गई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और उसके ऊपर है टेबुलर फॉर्म। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 12। अब इसके अंदर लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन नहीं दिया गया, लेकिन हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि 4 से बड़े और 12 से छोटे लिखने, क्योंकि बिटवीन 4 के बिटवीन और 12 के बिटवीन 4 से बड़े आएंगे और 12 से छोटे आएंगे। तो सबसे पहले इसकी टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। तो टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए 4 से बड़े आपने लिखने, तो सबसे पहले आ जाएगा 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 और आप लिख देंगे 11। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आ गए बिटवीन नंबर, ये आ गए 4 and 12 के बिट फॉर्म। तो बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, x लिखेंगे, सच डेट का साइन लगाएंगे स्लैश और फिर x, और उसके बाद आपने बनाना है साइन बिलोंग टू का। अब ये सेट किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। तो ये आपने लगाना है नेचुरल नंबर और उसके बाद आप लगाएंगे देन का साइन, उसके बाद आप लगा देंगे देन का साइन। देन का साइन लगाने के बाद आपने स्पेस छोड़ के x लगाना है, ठीक है, और फिर 4 ग्रेटर देन एंड 12 लेस देन। तो पूरा प्रोनाउंस किस तरह से करेंगे? ऑल नंबर ऑफ x सच डेट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर देन x ग्रेटर देन 4 लेस देन 12, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आंसर। अब जो आपके पास सेट दिया गया है, सवाल दिया गया है, वो सवाल नंबर 2 है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर नल सेट। अब आपने ये बताना है कि नल सेट क्या होता है। नल सेट बेसिकली उन सेट्स को कहा जाता है जिनके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। नल सेट किन्हें कहा जाता है? जिनके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो। नल सेट को लिखने के तरीक़ेकार कुछ यूँ होते हैं, इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। बाज़तर लोग इन दोनों चीज़ों को मिला देते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाने का मकसद ये हो गया कि एम्प्टी सेट के अंदर एक और एम्प्टी सेट है, तो ये रॉन्ग है। आप सिर्फ ये या ये यूज़ कर सकते हैं। अब एम्प्टी सेट कहते हैं किसे? सवाल दिया गया, ऑल नंबर ऑफ एक्स सच डेट x इज़ अ लेटर बिफोर a इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में a से पहले कोई लेटर आता है? a से पहले कोई लेटर नहीं आता। तो ये सेट जो है आपका एम्प्टी है और यही आपका आंसर होगा। तो ये था आपका एम्प्टी सेट। अब जो सवाल आपके पास दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दिस सेट आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दिस आर इनफाइनाइट। अब आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। अब आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट और इनफाइनाइट बताने के लिए आप सिंपल ये देख लें सबसे पहले कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट उन सेट्स को कहा जाता है, फाइनाइट्स उन सेट्स को कहा जाता है जिनके अंदर जिन्हें प्रॉपर तौर पर गिना जा सके, मतलब जिनका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों को आपको पता हो, तो वो आपका फाइनाइट सेट कहलाता है। जबकि इनफाइनाइट सेट किसे कहा जाता है? इनफाइनाइट सेट्स उन सेट्स को कहा जाता है जिसे प्रॉपर तौर पर गिना ना जा सके। अब आपके पास सवाल दिया गया द मंथ ऑफ अ ईयर, तो साल के महीने गिने जा सकते हैं, 12 होते हैं। तो आप इसे बोलेंगे कि ये सेट आपका जो है वो फाइनाइट है। जबकि दूसरा सवाल बी जो दिया गया आपको 2, 4, 6, 8, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है आपको, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट आपको नहीं पता। तो ये क्या कहलाएगा? आपका इनफाइनाइट। और ये आपका इस तरह से फाइनाइट और इनफाइनाइट का आंसर होगा। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ a इज इक्वल टू a b c d फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ a इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ a। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट मालूम करने से पहले आपको सबसेट मालूम करना आना ज़रूरी है। सबसेट मालूम करते हैं सबसे पहले इस सेट का। सबसेट मालूम करने के लिए आपके पास एक चेकिंग फार्मूला होता है जिसे आप 2 की पावर n कहते हैं। अब ये n जो है नंबर ऑफ़ द एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट
कितने हैं सेट के एलिमेंट काउंट कर लें 1 2 3 4, तो 2 के ऊपर पावर 4 आ जाएगी और 2 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। इसका मतलब ये है कि अब जब आप सेट बनाना शुरू करेंगे तो वो टोटल सेट 16 आएंगे। तो पहला सेट रूल है आपने एम्प्टी बनाना होगा, उसके बाद ए का सिंगल, बी का, सी का, डी का, सबके सिंगल बनाएंगे। आप ए का सिंगल बनाएंगे, बी का, फिर सी का, देन डी का। जब आप सबके सिंगल बना लेंगे तो उसके बाद सबसे पहले ए के तमाम डबल बनाएंगे। तो ए के तमाम डबल बनाते हैं। सबसे पहले ए का बी के साथ बन गया, अब बी को छोड़ देंगे तो ए का सी के साथ बन जाएगा, सी को छोड़ देंगे तो ए का आपका डी के साथ बन जाएगा। इस तरह से ए के तमाम पॉसिबल डबल बन गए। आप ये देखें कि सारे सेट्स जो हैं हमने आगे की तरफ बनाने हैं, मतलब आगे वाले एलिमेंट्स एक एक करके गायब करने हैं, ठीक है। तो अब ए के तमाम पॉसिबल डबल बन गए तो अब बी के तमाम पॉसिबल डबल बनाएंगे। तो बी का सबसे पहला सेट जो डबल बनेगा बी का सी के साथ बनेगा, उसके बाद आप सी को हटाएंगे तो बी का डी के साथ बन जाएगा। इट्स मीन दैट कि अब बी के जो बनने वाले डबल सेट हैं वो सिर्फ 2 हैं। अब बारी आ गई सी की, तो सी का सिर्फ सिंगल डबल बनेगा, सी का डी के साथ, क्योंकि डी को हटाने के बाद आगे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। अब जबकि ए बी सी तीनों के तमाम डबल बन चुके हैं तो ए के ट्रिपल बनेंगे, ए के तमाम पॉसिबल ट्रिपल। उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने ए बी सी बना लिया, उसके बाद अब आप बी को गायब करेंगे तो ए सी डी बन जाएगा। इसके बाद जब आप सी को गायब करेंगे तो आपका ए बी डी बन जाएगा। और इस तरह से एक के तमाम ट्रिपल पॉसिबल बन चुके हैं। तो अब बी के ट्रिपल पॉसिबल बनाएंगे तो बी का बी सी डी बन जाएगा और बी के सिर्फ ए की ट्रिपल बनेगा। उसके बाद अब हम सी का ट्रिपल बना नहीं सकते, डी का भी ट्रिपल बना नहीं सकते। तो इट्स मीन दैट अब ए के तमाम 4 एलिमेंट वाले बन जाएंगे। तो ए बी सी डी ये बन गए आपके सबसेट। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये बनने वाले जो सेट हैं वो हैं तमाम सबसेट। ये बनने वाले जो सेट हैं वो हैं तमाम सबसेट। अब आपने इन सेट्स में से बताना है कि कौन से प्रॉपर सेट हैं और कौन से इम्प्रॉपर सबसेट हैं। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 15 सेट जो हैं वो तमाम सवाल वाले सेट को हटाकर बनने वाले सेट हैं। तो सवाल वाला सेट जो होता है ये वाला सेट, ये क्वेश्चन वाला सेट है, ये क्वेश्चन वाला सेट है। तो ये सेट आपका इम्प्रॉपर है। ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। जबकि 1 से लेके 15 तक बनने वाले जितने भी सेट हैं वो सारे आपके क्या हैं, प्रॉपर सबसेट हैं। यहाँ से यहाँ तक ये जितने भी सेट हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल वाले सेट को हटाकर बनने वाले जितने भी सेट होंगे वो आपके प्रॉपर होंगे और सवाल वाला खुद जो होगा सेट वो इम्प्रॉपर होगा। और ये आपका प्रॉपर, इम्प्रॉपर और सबसेट का आंसर। आज आपका टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2 को पढ़ने से पहले आपको कुछ पुरानी चीज़ों का याद दहानी दिलाना ज़रूरी है। जैसे कि आपके पास बोर्ड पे लिखा गया है यूनियन। यूनियन में आप लोगों को पता है कि यूनियन में क्या किया जाता है। यूनियन में हम नंबरों को सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। सीक्वेंस वाइज मतलब तरतीब से लिखते हैं। जो नंबर्स होते हैं उनकी तरतीब मतलब उन्हें सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिख दिया जाता है। या अगर वो ABCD लिखी हुई है, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ए, तो उनको भी आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज लिख देंगे, मतलब ABCD एंड एक्सेट्रा। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में लिखा हुआ है कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर क्या होता है, कॉमन नंबर किनको कहते हैं, कॉमन नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो सेट ए और सेट बी या दोनों सेटों में जो सेम हो उन्हें क्या कहा जाता है, कॉमन नंबर। उन्हें क्या कहा जाता है, कॉमन नंबर।
तो आप उन्हें लिखते हैं इंटरसेक्शन में। अब आपके पास जो सवाल दिया गया है वो सवाल कुछ यूँ है, गिव दैट द सेट A, F, A, C, E and B, E, G, D, F are subset of universal set U, A, B, C, D, E, F, G, list the element of। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको A कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए आपने सवाल को सॉल्व करना है, और सवाल को सॉल्व करने के लिए A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस A। अच्छा, अब यहाँ एक बात ध्यान में रखें कि अगर B के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, आपको B मालूम करने के लिए दे दिया गया, तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट माइनस B। C के ऊपर आ गया तो आपने यूनिवर्सल सेट माइनस C। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी सेट के नोटेशन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है, जिस भी सेट की नोटेशन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है, आपने क्या करना होता है कि आप उसे यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं। जस्ट लाइक इट, जैसे B के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया तो आपने करा यूनिवर्सल सेट माइनस B, और अगर C के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया तो आपने करा यूनिवर्सल सेट माइनस C। अब A कॉम्प्लीमेंट को मालूम करते हैं, तो आपने इजिकल टू के नीचे इजिकल टू डालना है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है सेट में A टू G तक, मतलब आपने ये पूरा उतार देना है A, B, C, D, E, F, G एंड करली ब्रैकेट क्लोज करनी है, माइनस का साइन लगाना है। देन आपके पास दिया गया है A, तो आप A का सेट उतार लें F, A, C, E। देन आपने सेम नंबर को कट करना है, तो सेम क्या है, F, F, A, C, C, E। बचने वाली वैल्यू क्या है आपके पास, B, D, G, और ये आपका आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो कॉम्प्लीमेंट आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं। अगर आप B कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, या B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस B। यहाँ U का सेट आ जाएगा, माइनस का साइन, और यहाँ B का सेट आ जाएगा, और कट करने के बाद जो भी बचेगा वो आपका B कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। इसी तरह से C कॉम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। अब आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। अब अभी आपको बताया कि अगर A के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो आपने यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना है, B के ऊपर आ जाए तो यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना है। अब आ गया होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ये जो ब्रैकेट है इसे होल कहा जाता है। तो अब इस पूरे पे कॉम्प्लीमेंट है, तो इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा देखते हैं कि आपने क्या करना है। आपने सिंपल A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट लिखा इजिकल टू, आपको कहा गया किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए आप उसे यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं, तो आप यहाँ पे यूनियन का साइन बनाएंगे यूनिवर्सल सेट का, और पूरा लिख देंगे बेटा A यूनियन B। अब आपने यहाँ पे A यूनियन B लिख दिया, अब आपने यहाँ पे A यूनियन B लिख दिया है। तो अब आप ये देखें, अगर आप मालूम कर रहे होते A कॉम्प्लीमेंट तो आप U माइनस का A करते। U का सेट भी आपको ऊपर दिया गया है और A का सेट भी आपको सवाल में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा आ गया, आपके पास यूनिवर्सल सेट को माइनस करना है आपने A यूनियन B से। तो आपको सबसे पहले क्या मालूम करना होगा, A यूनियन B। तो आए सबसे पहले आप A यूनियन B मालूम करेंगे, ठीक है। A का सेट आपको दिया गया है F, A, C, E, यूनियन का साइन लगाएंगे। B का सेट आपको दिया गया है E, G, D, F। एज यू नो दैट अभी आपको बताया था कि यूनियन में सीक्वेंस वाइज करना है, यूनियन में सीक्वेंस वाइज। तो अब ये अल्फ़ाबेट्स आ गए, आपने इनको सीक्वेंस वाइज करना है। ABCD में सबसे पहले फर्स्ट अल्फ़ाबेट A होता है, A के बाद B दोनों में मौजूद है, नहीं मौजूद। B के बाद C मौजूद है तो C लिखेंगे, C के बाद आपका D मौजूद है, D के बाद आपके पास E मौजूद है यहाँ पे, E के बाद आपके पास F मौजूद है, F के बाद आपके पास G मौजूद है, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत से अल्फ़ाबेट जो है डबल है, तो आपने वो डबल नहीं लिखना है, आपने सिंगल टाइम ही लिखना है, ठीक है। आपने जस्ट लाइक E और E डबल है, आपने सिंगल टाइम लिखना है। F और F डबल है, आपने सिंगल टाइम लिखना है, डबल नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया A यूनियन B का आंसर। अब आप ये पूरा मालूम कर सकते हैं, आप लिख लेंगे A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A यूनियन B। देन आपने यूनिवर्सल सेट बनाना है A, B, C, D, E,
एफ जी, देन आप माइनस का साइन लगाएंगे और अब आपके पास ए यूनियन बी का आंसर मौजूद है। तो अब आप ये पूरा लिख लेंगे ए सी डी ई एफ जी, ठीक है। और ए से ए कैंसिल, सी से सी, डी से डी, ई से ई, एफ से एफ, जी से जी। बचने वाली वैल्यू क्या है आपके पास? जस्ट बी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको एक बार और देख रहे हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपने किया क्या? आपने सिंपल ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिखा, इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट लगाया। अब इस पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था तो आपने ये पूरा यहाँ लिख दिया। अब इसका आंसर हमें मालूम होगा तो हम यूनिवर्सल सेट से माइनस कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हमने ए यूनियन बी निकाला, ठीक है। ए का सेट लिखा, यूनियन का साइन, बी का सेट लिखा और दोनों को सीक्वेंस वाइज लिख दिया, दोनों के एलिमेंट्स को सीक्वेंस वाइज लिख दिया। उसके बाद हमने दोबारा फार्मूला लगा लिया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। देन आपने यूनिवर्सल सेट लिखा, देन माइनस का साइन, ठीक है। फिर ए यूनियन बी का जो आंसर निकाला था वो आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो दोनों में सेम एलिमेंट थे उन्हें माइनस कर दिया और बचने वाली वैल्यू आपके पास आ गई बी। तो दैट्स योर आंसर। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट ना होता तो सिंपल आप ए का सेट और बी का सेट रखते और दोनों में जो कॉमन नंबर होते आप उन्हें लिख देते, आंसर होता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? कॉम्प्लीमेंट। तो इसका इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए मुझे सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी? मुझे सबसे पहले मालूम करना होगा बी कॉम्प्लीमेंट। क्या मालूम करना होगा? बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए आपको पता है आप क्या करेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और यूनिवर्सल सेट माइनस का बी लिख देंगे, ठीक है। उसी के साथ आप यूनिवर्सल सेट उतार लेंगे। सवाल में जो दिया गया आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और बी का सेट उतार देंगे। बी का सेट है आपके पास ई जी डी एफ। उसके बाद आपने क्या करना है? जो सेम एलिमेंट है उन्हें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो बचने वाली वैल्यूज होंगी वो आपका बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। तो बचने वाली वैल्यू आ रही है आपके पास ए बी एंड सी। ये आपने निकाला है बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपने निकाल लिया बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप इस सवाल का बी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं तो अब आप इंटरसेक्शन मालूम कर सकते हैं। जब आप अब इंटरसेक्शन मालूम कर सकते हैं तो अब आप इस तरह से सवाल को लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, उसके बाद ए का सेट आपको जो दिया गया है वो दिया गया है एफ ए सी ई, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद आपने इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करना है एंड देन आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है बी ए बी सी। इस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है ए बी सी, वो आप यहाँ लिखेंगे ए बी सी। इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन लिखे जाते हैं, तो कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? ए कॉमन है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ए कॉमन है, उसके बाद सी कॉमन है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये आपका क्या होगा? आंसर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। इसको दोबारा एक दफ़ा देख ले कि किस तरह से करना है। आपने सिंपल आपने लिखा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आपको बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना पड़ा, क्यों? क्योंकि आपने बी कॉम्प्लीमेंट इसलिए पहले मालूम करा है कि आपको बी कॉम्प्लीमेंट का सवाल में को सेट नहीं दिया गया था, आपको सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट का सेट दिया गया था, इसलिए आपने बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करा। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यूनिवर्सल सेट उतारा, माइनस लगाया, बी लगाया, सेम एलिमेंट कट करे, जो बचा वो आपका बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर था। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का सेट ऊपर से आपने सवाल से उतार लिया एफ ए सी ई, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाया, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये दिया गया था, आपने जो निकाला है वो आपने उठा के यहाँ लिख लिया और उसके बाद इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन नंबर थे उनको लिख दिया। ये आंसर आपका। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। यूनिवर्सल सेट दिया गया है, यूनिवर्सल सेट का यूनियन मालूम करना है आपने एम्प्टी सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट यूनियन एम्प्टी सेट। अब आप ये सवाल किस तरह से करेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं,
तो ये क्वेश्चन आप देख लें किस तरह से सॉल्व करना है। यूनियन आपको दिया गया है A B C D E F G, ठीक है। यूनियन का साइन लगाएंगे और आगे जो आपको सेट दिया गया है वो दिया गया है एम्प्टी सेट, ठीक है। ये एम्प्टी सेट का साइन है। अब यूनियन में आपको पता है यूनियन में क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। तो सीक्वेंस वाइज लिखने के लिए आगे कोई एलिमेंट, सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो एम्प्टी सेट है। जब ये एम्प्टी सेट है तो पहले सेट के जो एलिमेंट है आप उनको सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, A B C D E F G। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यूनियन आपके पास ये साइन है, ये यूनिवर्सल सेट यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट लिख दिया, उसके बाद आपने यूनियन का साइन लगा दिया, फिर एम्प्टी सेट। और दोनों की सीक्वेंसिंग करने के लिए आगे आपके पास एलिमेंट नहीं है सेट में, वो एम्प्टी सेट है, वो एम्प्टी सेट है, जिसकी वजह से ये आपका हो गया आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से आपने निकालना है यूनिवर्सल सेट यूनियन एम्प्टी सेट। इसी तरह से अगर यहाँ पे यहाँ पे आ जाए इंटरसेक्शन, तो दोनों सेटों में कॉमन कोई नहीं होगा, दोनों सेटों में कॉमन कोई नहीं होगा, तो वो एम्प्टी सेट उसका आंसर होगा, ठीक है भाई। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, गिव द सेट A all number of x such that x is positive even integer less than 10 and b is equal to all number of x such that x is positive odd integer less than 10 are subsets of the universal set U all number of x such that x is a positive integer less than 10 list the element। अब ये सेट है आपके पास, आपको ये किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो सेट्स दिए गए हैं आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं। किस फॉर्म में दिए गए हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। जब ये सेट आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं तो आपको सबसे पहले इन्हें टेबलर फॉर्म में लाना होगा। तो आप सबसे पहले टेबलर फॉर्म में लिख लें। ए का सेट आपको टेबलर फॉर्म में किस तरह से मिल जाएगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, तो इवन नंबर 2 4 6 8 10 से छोटे आ गए। उसके बाद आप बी को देख लें, बी का सेट क्या दिया गया आपको, पॉजिटिव ओड इंटीजर लेस देन 10, मतलब ओड नंबर लिखने 10 से छोटे ओड नंबर। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, ये आपके पास आ गए ओड नंबर। इसके बाद आपने यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट आपको क्या दिया गया है, यूनिवर्सल सेट आपको जो दिया गया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इन्होंने कहा है पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। तो आपने 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपके पास तीनों सेट्स की टेबलर फॉर्म आ गई। सवाल आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया था, सबसे पहले आपने टेबलर फॉर्म लिख ली। अब आप इस टेबलर फॉर्म से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है ए डेल बी। अब ये ए डेल बी किस तरह से मालूम किया जाता है, ए डेल बी मालूम करने के लिए, ए डेल बी मालूम करने के लिए सिंपल आपके पास एक फार्मूला होता है जिसे आप कुछ इस तरह से लिखते हैं कि आपने लिखना है ए डेल बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये कहलाता है आपके पास ए डेल बी का फार्मूला। तो अब आप सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए का सेट आपको क्या दिया गया है, ए का सेट दिया गया है 2 4 6 8 2 4 6 8, यूनियन का साइन बीच में लगाएंगे। बी का सेट आपको क्या दिया गया है 1 3 5 7 9। यूनियन में आपको पता है सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, तो सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी का आंसर। अब आप ये मालूम कर चुके हैं, अब आपको सेकंड नंबर पे क्या मालूम करना है,
ए इंटरसेक्शन बी, तो आप ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे एज इट इज इजिकल टू के नीचे इजिकल टू, एंड फिर ए का सेट आपके पास क्या है 2 4 6 8, देन इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, देन आपके पास बी का सेट क्या है 1 3 5 7 9। अब आपको पता है इंटरसेक्शन में आपने क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में आपने कॉमन नंबर देखने होते हैं। यहाँ 2 है तो वहाँ 2 नहीं है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 4 है तो वहाँ 4 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है। इस तरह देखने पे पता लगा कि यहाँ इन दोनों सेटों में कोई नंबर कॉमन नहीं है। जब दोनों सेटों में कोई नंबर कॉमन नहीं है तो आपने सेट क्या बनाना है, एम्प्टी। अब आप ये भी मालूम कर चुके, ये भी मालूम कर चुके हैं, तो अब आपने क्या मालूम करना होगा, ए डेल बी अब आप मालूम कर सकते हैं। तो देखें आपने लिखना होगा ए डेल बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लगाएंगे, और ए यूनियन बी का आंसर क्या निकाला था आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो पूरा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड माइनस, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आपने निकाला एम्प्टी सेट, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो आपने माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए कोई नंबर ही नहीं है क्योंकि आपका जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है वो है एम्प्टी, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और ये आपका होगा ए डेल बी का आंसर। तो ए डेल बी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इस बात को याद रखिएगा कि ए डेल बी मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है ए डेल बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको इतना आ चुका है कि इस क्वेश्चन को पूरा करके सॉल्व करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो क्वेश्चन आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 14, ए कॉम्प्लीमेंट डेल बी। अभी मैंने आपको बताया कि डेल जब भी आ जाए तो उसके लिए फार्मूला होता है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन अब इसमें एक इजाफी चीज़ आ गई कि इसमें कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो आपने करना बिल्कुल एज इट इज़ है, आप सबसे पहले डेल का फार्मूला लिख लें। क्या दिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ये डेल है, बी इज इक्वल टू, देखें डेल का मतलब होता है डेल जो है उसका मतलब है यू माइनस इंटरसेक्शन, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन। क्या मतलब है, डेल का मतलब है यूनियन माइनस इंटरसेक्शन। अब चाहे उसके साथ सेट ए लगाओ या ए कॉम्प्लीमेंट लगाओ, उसका मतलब यही रहेगा कि u माइनस इंटरसेक्शन, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन। आप क्या कर लेंगे, a कॉम्प्लीमेंट एज इट इज लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे, b लिखेंगे, देन माइनस एंड देन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, ये आपका हो जाएगा फार्मूला। आपने इससे पहले वाले सवाल में ए का सेट रखा, बी का सेट रखा, यूनियन निकाल लिया, फिर ए का सेट रखा, इंटरसेक्शन निकाल लिया, ए का सेट और बी का सेट रख के इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब इस सवाल में आप ए का सेट और बी का सेट डायरेक्टली नहीं रख सकते, आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि आप ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। जब आप इसका आंसर निकाल लेंगे एक्स वाई सेट, जो भी इसका आंसर आता है ए कॉम्प्लीमेंट का, इसके बाद आप क्या मालूम करेंगे, ये मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी सेकंड नंबर पे, एंड देन आप मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी थर्ड नंबर पे, एंड देन आप मालूम कर सकेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो आपके बात ये समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चन कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग किस तरह से होगी। सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट डेल बी लिखेंगे, उसका फार्मूला जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ गया, अगर यहाँ पे भी बी पे भी कॉम्प्लीमेंट होता तो यहाँ पे भी बी पे कॉम्प्लीमेंट आ जाता। फिर तरीकेकार क्या होता है कि आप ए कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करते, बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करते, एंड देन आप जाके फिर आप ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो सिंपल आपने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, और इसके बाद आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालना है, एंड देन लास्ट में आप ए कॉम्प्लीमेंट डेल बी, ये फार्मूला दोबारा लिख के मालूम कर सकते हैं।
अब जो क्वेश्चन दिया गया है आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसके लिए आपको ए का सेट दिया गया 1 2 3 4 एंड बी का सेट दिया गया 2 4 6 8 और शॉर्ट हेड। शॉर्ट हेड का मतलब है कि आपने साबित करके दिखाना है कि a माइनस बी बराबर है a माइनस इंटू ए इंटरसेक्शन b के। जब भी किसी भी क्वेश्चन के बीच में इजिकल टू आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे तो उसका राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने के लिए शॉर्टली लिखेंगे L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड और S फॉर साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया गया आपको, a माइनस बी आप लिख लेंगे। ठीक है, a माइनस बी आप मालूम करेंगे, इसको कहते हैं डिफरेंस। इसको डिफरेंस भी कहा जाता है, a माइनस बी को डिफरेंस भी कहा जाता है। तो अब आप a का देख लें, a का सेट दिया गया है 1 2 3 4, डिफरेंस मतलब माइनस का साइन लगाएंगे। b का सेट 2 4 6 8, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब आपने डिफरेंस मालूम करना है। तो जब भी हम a माइनस बी मतलब डिफरेंस मालूम करते हैं तो डिफरेंस में जो कटिंग करने के बाद पहले सेट में एलिमेंट्स बचते हैं सिर्फ उन्हें ही लिखा जाता है, इसके अलावा किसी और एलिमेंट्स को लिखा नहीं जाता। मीन्स दैट कि यहाँ पे पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट बच रहे हैं मतलब 1 एंड 3, दैट्स योर a माइनस बी आंसर, दैट्स योर a माइनस बी आंसर। अब आप राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट, R फॉर राइट वही शॉर्टली फॉर्म में लिखेंगे, R फॉर राइट, H फॉर हैंड और S फॉर साइड। राइट हैंड साइड पे आपको दिया गया है a माइनस इंटू ए इंटरसेक्शन b। तो आपको a माइनस मालूम करने के लिए a इंटरसेक्शन b का आंसर पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप a इंटरसेक्शन b मालूम करेंगे। तो a इंटरसेक्शन b मालूम करने के लिए आपने लिखा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, a का सेट आपने वही लिख लिया 1 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन का साइन एंड देन b का सेट 2 4 6 8। अब आपको पता है इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है, इंटरसेक्शन में आपने कॉमन नंबर लिखने होते हैं। इंटरसेक्शन में आपने कॉमन नंबर लिखने होते हैं। तो कॉमन आपके पास क्या नज़र आ रहा है, 2 कॉमन है, लिख देंगे एंड देन 4 कॉमन है। इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो आपने ये निकाल लिया। अब आप a माइनस कर सकते हैं इस सेट से, तो आप लिख लेंगे a माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, इजिकल टू लगाएंगे। इजिकल टू लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने a का सेट लिखना है। a का सेट आपके पास क्या है 1 2 3 4। उसके बाद आपने माइनस का साइन यूज़ करना है एंड देन आपने a इंटरसेक्शन b का आंसर निकाला है 2 4। क्या निकाला है आपने, 2 4। तो 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचने वाली वैल्यू आपके पास आ गई 1 3। तो अब आप देखें राइट हैंड साइड का आंसर है आपके पास 1 3 और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या है 1 3। तो अब आप इस तरह लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका आंसर होगा। देखा आपने कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 3 है तो राइट हैंड साइड का भी आंसर 1 3 है। तो जिन क्वेश्चंस के बिटवीन इजिकल टू आ जाए, जिन क्वेश्चन के बिटवीन इजिकल टू आ जाए, उसका मतलब यही होता है कि उसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, मतलब दोनों के आंसर एक दूसरे के बराबर आते हैं और ये आपका आंसर है। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। वेरीफाई करना है आपने डी मॉर्गन लॉ। अगर एग्जाम के अंदर या बुक में क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको सिर्फ लिख के दिया जाएगा डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ के लिए आपको पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन लॉ में आप ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इजिकल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये सवाल भी आपने किस तरह से वेरीफाई करना है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, देन आप राइट हैंड साइड पर आएंगे तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, देन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे एंड देन दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। जब आप इन दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आएगा। तो इट्स मीन दैट का डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई होगा। इसका अगला स्टेप जो है पॉइंट नंबर 2 जो है डी मॉर्गन लॉ का, उसके अंदर आपको ए
इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दिया गया, ऊपर वाले में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो नीचे वाले में ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, इजिकल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऊपर इंटरसेक्शन है तो नीचे यूनियन है। ये दोनों पॉइंट आपने याद करने हैं, ये दोनों पॉइंट आपने याद करने हैं, ये आपके ज़हन नशीन होने चाहिए कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इजिकल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इजिकल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये भी तरीकेकार इसका भी उसी तरह से होगा। इसे भी आप किस तरह मालूम करेंगे, आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप ये मालूम करेंगे। उसके बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। दोनों का जो आंसर आएगा वो आपका यूनिवर्सल वो आपका यूनियन सेट का आंसर होगा। ठीक है, तो ये दोनों सेट्स जो होंगे, ये दोनों सेट्स आपके जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आएंगे वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और ये आपका आंसर होगा। और इस तरह से आप करेंगे वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ को। आप लोगों के पास आज जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, जिसके अंदर टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसके अंदर टॉपिक है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ए यूनियन बी है, इंटरसेक्शन भी है, डिफरेंस इसी की तरह से मालूम किया जाता है। अब आप देखें सवाल आपको जो दिया गया वो दिया गया है इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू 2 3 एंड सी इज इक्वल टू 3 4 फाइंड। 3 सवाल दिए गए हैं यहाँ पे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इनटू बी यूनियन सी। सबसे पहला सवाल करते हैं, तो पहला सवाल करने के लिए आप सॉल्व करेंगे। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखा आपने इज इक्वल टू, जिस तरह आप यूनियन इंटरसेक्शन में पहले ए का सेट लिखते थे तो यहाँ पे भी ए नज़र आ रहा है, तो पहले ए का सेट आ जाएगा सवाल में जो दिया गया ऊपर, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन आ जाएगा, उसके बाद आपने बी का सेट लिख लेना है 2 3। और ये इंतहाई सिंपल है। इसमें बनने वाले सेट्स की तादाद भी आपको चेक आप कर सकते हैं। यहाँ पहले सेट की एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 2, दूसरे सेट के एलिमेंट की तादाद कितनी है 2, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 4, 2 2 जा 4। तो बनने वाले जो सेट्स होंगे, जो ब्रैकेट्स होंगे, वो कितने ब्रैकेट्स बनेंगे, 4 ब्रैकेट बनेंगे। किस तरह से बनेंगे वो आप ज़रा देख लें। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ए का सबसे पहले आप 2 के साथ ब्रैकेट बनाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट में ए का आ जाएगा 2 के साथ, देन ए का बन जाएगा 3 के साथ। ए के तमाम बन चुके हैं, अब बी के बनेंगे, तो बी का पहले 2 के साथ, देन बी का 3 के साथ, और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 एंड 4, और यही आपका क्या होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर। ज़रा इसको देख लें एक बार फिर। आपने सबसे पहले ए का सेट लिखा, देन कार्टेशियन का साइन लगाया एंड देन बी का सेट लिखा। अब आपने ए का बी के साथ बना लिया एक, फिर ए का 3 के साथ बना लिया। कॉमा का खास ख्याल रखेंगे, इसके बिटवीन भी कॉमा लगेगा और ब्रैकेट्स के बिटवीन भी कॉमा लगेगा। फिर बी का 2 के साथ बना लिया आपने, और फिर कॉमा, और फिर बी का 3 के साथ, और इसी तरह से ये आपका आंसर हो गया। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप ए का सेट लिख देंगे, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाएंगे और फिर अगेन ए का लिख देंगे, और दोनों का पहले ए का ए के साथ, फिर ए का बी के साथ, फिर बी का ए के साथ, और फिर बी का बी के साथ। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी। अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करने के लिए बी यूनियन सी का आंसर मालूम होना ज़रूरी है। तो आप बी यूनियन सी मालूम करते हैं फर्स्ट, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, बी का सेट आपके पास क्या दिया गया है 2 3, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एज यूजुअल यू का साइन लगाएंगे बीच में, और उसके बाद सी का सेट 3 4। ठीक है, दोनों का यूनियन निकाल लेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। तो सीक्वेंस वाइज में आपके पास आ जाएगा 2 3 एंड 4। अब आप क्योंकि बी यूनियन सी मालूम कर चुके हैं, तो अब आप ये पूरा लिख सकते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू लगाएंगे। सबसे पहले ए का सेट आपको क्या दिया गया है ए बी, इसके बाद बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का आपके पास क्या आंसर निकला है, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन लगाएंगे, और बी यूनियन सी का क्या आंसर निकला आपके पास 2 3 4, वो आप लिख देंगे 2 3 4। देन इजिकल टू के नीचे इजिकल टू लगाएंगे, उसी तरह से बनाएंगे आप। ए के तमाम तीनों एलिमेंट्स के साथ बन जाएंगे सेट बी आंसर के। ए का सबसे पहले बनाएंगे आप 2 के साथ ब्रैकेट, फिर ए का
3 के साथ, फिर कोमा, फिर ए का 4 के साथ, फिर कोमा। अब ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ बन चुके हैं, तो अब बी के साथ बनेंगे। बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ एंड बी का 4 के साथ और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यही आपका आंसर होगा। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, वहाँ पे 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो 2 3 जा 6 बनने वाले ब्रैकेट्स की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो ये आपने निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों के समझ आ चुका होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी आप इसको एक सवाल दोबारा देख लें, इसको किस तरह से सॉल्व किया हमने। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ब्रैकेट इनटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, तो आपने उसके लिए बी यूनियन सी मालूम करा। बी यूनियन सी मालूम करने के लिए बी का सेट, फिर यू का सेट और उनका यूनियन निकाल दिया, और फिर आपने पूरा सवाल कॉपी कर लिया। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी, ए का सेट लिख दिया आपने, बी यूनियन सी का आंसर उतार लिया और फिर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया, और ये आपका हो गया आंसर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया? सपोज दैट द ऑर्डर पेयर x प्लस वाई कॉमा 2 एंड 4x माइनस का y आर इक्वल, फाइंड x एंड y। ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के इक्वल हैं, मतलब x प्लस का y अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पेयर आप सॉल्व करेंगे। एक हेडिंग डाल लेंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पेयर। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पेयर x प्लस का y इक्वल टू है आपका 4 और x माइनस वाई इक्वल टू है आपका 2। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब आपको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो आप सिंपल क्या काम करेंगे? आप सिंपल इसके अंदर क्या काम कर लेंगे? आप लिख लेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, और इस तरह से लिखेंगे, और इसमें इस तरह से लिखेंगे। आप इस तरह से लिख लेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो पहली इक्वेशन लिख लेंगे आप। पहली इक्वेशन क्या दी गई है आपको? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। सेकेंड इक्वेशन 2। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। यहाँ कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन दैट ये दोनों प्लस के हैं, और इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो ये 1x प्लस हो रहा है 1x में, तो ये बन जाएगा 2x, और 1y माइनस हो जाएगा 1y से, प्लस माइनस माइनस इजिकल टू 4 में 2 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 6। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है इजिकल टू के, अब जब उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा x इजिकल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। अब आपने क्या करना है? अब जबकि आपके पास वैल्यू x की 3 आ चुकी है, तो अब आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है? आपके पास दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 3। x की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 3। ये 3 लिख देंगे, प्लस का y इज इक्वल टू 4। अब आप देखेंगे कि ये प्लस का है तो इजिकल टू के उस तरफ जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 4 माइनस का 3, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 1। इस तरह से x आपके पास आ चुका है 3 एंड y की वैल्यू आपके पास दी गई है 1, और यही आपका आंसर है।
तो सिंपल क्वेश्चन था, दोबारा देख लें इसको किस तरह से करा था। सबसे पहले आपने सवाल देखा, सवाल में लिखा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पेयर, जो आपको ऑर्डर पेयर दिया गया था उसके मुताबिक x प्लस का y बराबर है 4 के, x माइनस का y बराबर था 2 के। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा। यहाँ से हमें x या y की वैल्यू निकालनी थी। हमने दोनों वैल्यू को, दोनों इक्वेशंस को ऐड करके देखा तो यहाँ पे y से y कैंसिल हुआ और x की वैल्यू निकल कर आ गई 3। फिर हमने इस x की वैल्यू 3 को हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने क्या करा, वैल्यू लिख ली आपने, सबसे पहले इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन नंबर 1 x प्लस का y इज इक्वल टू 4 और यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी 3 एंड प्लस y इज इक्वल टू 4। अब ये 3 जब इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का, तो 4 में से 3 माइनस करा y आ गया। इसी तरह से x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 1 और यही आपका आंसर है।